जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट 18 है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड है। तो देखिए, एंड्रॉयड बेसिकली क्या होता है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस हैं, उनमें यूज़ होता है। जिस तरीके से देखिए कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं वो क्या क्या होते हैं, विंडोज़ या डॉस इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से आपके फ़ोन वगैरह में ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहलाएगा वो एंड्रॉयड कहलाएगा। एंड्रॉयड को विकसित किसने किया था, तो वो गूगल ने विकसित किया है। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है। तो देखिए, पहला पेज जो आप देखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको गृह पृष्ठ कहते हैं या होम पेज कहा जाता है। और होम पेज के थ्रू ही हम अन्य जो भी वेबसाइट के अन्य पेजेस होते हैं उन पे हम जाते हैं। उस पर हम जो है किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके जो भी अन्य पृष्ठ रहेंगे, अन्य पेजेस रहेंगे, उन पे हम जाएंगे। तो इस तरीके से होम पेज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको थोड़ा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इटालियन ओपन 2022 में भारत एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए, जो इटालियन ओपन है इसका खिताब जीता गया है नोवाक जोकोविच द्वारा। ये नोवाक जोकोविच जो है बेसिकली सर्बिया के हैं और इसमें जो महिला एकल का खिताब जीता गया था वो ईगा स्वीटेक ने जीता था, ईगा स्वीटेक। तो इसको भी आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो इटालियन ओपन की बात हो रही है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे, ये टेनिस से रिलेटेड है। नोवाक जोकोविच से आपको पता ही चल गया होगा कि टेनिस ये खेलते हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। तो देखिए, संतोष ट्रॉफी के नाम से जो होती है फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं इसमें, और इसमें जो है आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा केरल में इसका आयोजन हुआ था। और देखिए, केरल इसका विजेता रहा और इसने किसको हराया था, पश्चिम बंगाल को हराया था, वेस्ट बंगाल को इसने हराया था। और ये ट्रॉफी जो है अपने नाम की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव विविधता का अर्थ है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मतलब है बायोडाइवर्सिटी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। तो देखिए, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी देखिए पादप और जंतु जो हैं बेसिकली क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है। बायो मतलब बेसिकली जो भी एक तरीके से लिविंग है, जो प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा और फौना जो भी डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं एक जगह पे, उसको जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से जो है, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है। तो देखिए, इनमें से जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली एक एयर पॉल्यूटेंट है, ना कि जल का पॉल्यूटेंट। तो ये देखिए, जल का पॉल्यूटेंट नहीं है, जल प्रदूषक नहीं है। जबकि तांबा जो है अगर जल में मिल जाता है तो उसको प्रदूषित करता है, निकेल, जस्ता, इन सब से जो है देखिए कैंसर वगैरह की भी बीमारियां होती हैं और भी अन्य बीमारियां होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली एयर का है, एयर मतलब वायु का है। और इसी तरीके से देखिए, जल के जो प्रदूषक हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, ह्यूमन सीवेज जो होता है, और ह्यूमन सीवेज के साथ में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो भी खेतों से आते हैं। और एक देखिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी जल के प्रदूषक होते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अन्य बहुत सारे होते हैं पर ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली वायु से रिलेटेड होता है और ये जब पानी के साथ मिल जाता है, जब जल के साथ मिल जाता है तो इसी के द्वारा क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। इसी के द्वारा ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है और इसको ही अम्ल वर्षा कहा जाता है, एसिड रेन इसको ही कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, इसको कहते हैं जो 7वां क्वेश्चन है वो है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषक के कारण होती है। तो देखिए, जो अम्ल वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है, मैंने आपको भी बताया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आपने देखिए एसिड रेन वगैरह जो सुना होगा, जो ताजमहल का रंग पीला हो गया, वो सब इसी के कारण की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें से हमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है इसमें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। इसमें क्या किया होगा, कुछ नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं और नेशनल पार्क का जो प्रोमिनेंट एनिमल है, जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण एनिमल है, वो दिया हुआ है। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, राजाजी नेशनल पार्क जो है उसमें हाथी सबसे प्रोमिनेंट है। ऐसा नहीं है कि और जो जानवर यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइगर भी पाया जाएगा, चीता वगैरह ये सब पाए जाते हैं, लेकिन हाथी जो है प्रोमिनेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल नहीं है। देखिए, हंगुल नहीं होता पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ का जो
मुख्य संरक्षित वन्य पशु है वो है बाघ और हाथी, तो यहाँ पे बाघ और हाथी रहेगा। इसी तरीके से मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो बेसिकली हाथी उसमें रहता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में जो है वो उसमें भी जो है टाइगर रहता है। अब देखिए हंगुल जो है, हंगुल का अगर जिक्र आया इसमें तो हंगुल देख लेते हैं। हंगुल को बेसिकली कहा जाता है इंग्लिश में कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग इम्पॉर्टेंट एनिमल है ये। और देखिए ये पाया जाता है डचीगम नेशनल पार्क में। डचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आएगा। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, कश्मीरी स्टैग। क्वेश्चन नंबर 9 है अभ्यारण्य, सेंचुरी जिसको कहा जाता है, राइनो के लिए जाना जाता है। तो देखिए कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और इसका जो आंसर रहेगा वो है काजीरंगा। तो देखिए काजीरंगा जो कि कहाँ पे? असम में है। तो वहाँ पे ये अभ्यारण्य पाया जाता है, राइनो के लिए अभ्यारण्य पाया जाता है। सिंगल हॉर्न राइनोज जो होते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए जो गिर है, गिर तो आपको पता है गुजरात, कॉर्बेट और रणथंभौर, इसमें सब में क्या पाया जाता है? इनमें ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। गिर, रणथंभौर और कॉर्बेट जो है टाइगर्स इसमें मिलते हैं। रणथंभौर आपको पता है राजस्थान में है, गिर आपका गुजरात में है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में है। तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए दीवान ए अमीर कोही, तुगलक डायनेस्टी। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। नज़रअंदाज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो नहीं दी गई है। ये मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो दिया है मॉडर्न इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है 1857 से 1950 तक का जो टाइम है वो दिया गया है। साथ ही जो इंडियन कल्चर की जो विशेषता है वो आपके हिस्ट्री के चैप्टर में दी गई है। इसके बाद देखिए 1950 के बाद का जो भी थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये मिडाइवल हिस्ट्री है, ये आपका नहीं दिया गया है। फिर भी आप जो है एक तरीके से सोच सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामिनर आउट ऑफ सिलेबस देता है, तो आप वहाँ से इसको मान सकते हैं। तो इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। दीवान ए अमीर कोही जो है वो बेसिकली उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है कृषि से। तो देखिए ये किसके टाइम पे हुआ था? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बना दिया था, एक ये नया डिपार्टमेंट था जिसका नाम दे दिया था उसने दीवान ए अमीर कोही। और इससे क्या है, किसानों को, जैसे अभी आपने सुना होगा ना पीएम किसान जो योजना चल रही है, पीएम किसान योजना, उसमें डायरेक्टली किसानों के खाते में पैसा जाता है। इसी तरीके से ये डिपार्टमेंट भी किसानों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष सहायता देता था, जिससे कि उनको क्या है बीज के लिए और अन्य कृषि कार्यों के लिए काफ़ी जो है क्या मिलता था? प्रोत्साहन मिलता था। तो आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है महात्मा गांधी की सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता कहा गया था। राष्ट्रपिता है ये, राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अब देखिए ये जो है ना, एक इसमें आरटीआई लगाई थी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक जो है पर्सन के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो कौन है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बेसिकली क्या आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें रिप्लाई आया है कि हमारे राष्ट्रपिता जो है कोई भी नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 18 है वो किसी को भी कोई टाइटल देने के लिए मना करता है। तो इस तरीके का क्या है, एक आया था आंसर, तो उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो देखिए 1938 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस देखिए उन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि हरिपुरा मतलब बेसिकली कहाँ पे है? गुजरात में है। तो फरवरी 1938 में ये निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में 1939 में भी ये क्या किया था इन्होंने? पताबी सीता मैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे ये। तो देखिए पताबी सीता मैया जो हैं उनको हराकर भी ये अध्यक्ष पद पे हुए थे 1939 में। काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण बेसिकली होता है, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा प्रति
प्रतिपदा मतलब न्यू मून डे को सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण बेसिकली क्या है, जब स्थिति क्या होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो देखिए चंद्रमा जो है यहाँ पे, ये जैसे सूर्य है और यहाँ पे जो है चंद्रमा आ गया और ये जो है अर्थ है, तो इसकी जब लाइट पड़ेगी तो इसकी शैडो जब अर्थ पे पड़ेगी तो उस तरीके से शैडो होने की वजह से भी, और आगे सूरज और आगे जो है मून होने की वजह से जो यहाँ के लोग होंगे उनको दिखेगा नहीं सूरज। तो इसी को क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और ये स्थिति सिर्फ न्यू मून डे पे ही बनती है या अमावस्या पे बनती है, नो मून डे पे। तो इसको आप याद रखेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल जो है वो पृथक करता है किसको, अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप जो अब हम बोल देते हैं उसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। तो इनके बीच में जो ये चैनल है इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, इसको ये अलग करते हैं। हालांकि हल्का सा जुड़े हुए हैं ये, इसको जो अलग किया जाता है वो 10 डिग्री चैनल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो डीएसपी हैं उनका जो हमें प्रेरणा हमने ली थी वो ली थी आयरलैंड से, और इसकी जो प्रेरणा ली थी वर्ष 1937 में आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई थी। आयरलैंड के संविधान में ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि समाजवाद, उदार लोकतंत्र विचारधारा, ये सारी गांधीवाद थोड़ा सा क्या है वहाँ से प्रेरित होकर डीपीएसपी को फॉर्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो देखिए ये संविधान की जो मूल संरचना है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम बेसिक फीचर्स कहा जाएगा, या बुनियादी ढांचा भी इसी को कहा जाएगा। ये बेसिकली इसका जो स्रोत है, इसका जो क्या है बेसिकली स्रोत है वो किसके द्वारा लिया गया है। तो देखिए जो इसका सोर्स है संविधान की मूल संरचना का, वो सोर्स रहेगा न्यायिक व्याख्या। जो न्यायिक व्याख्या है जिसको क्या कहेंगे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहेंगे। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन न्यायिक व्याख्या इसका आंसर रहेगा। तो देखिए केशवानंद जो भारतीय केस था बनाम यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें जो न्यायमूर्ति सिकरी ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की थी, और उन्होंने कहा था कि कुछ भी चेंज हो जाएगा लेकिन ये जो बेसिक फीचर्स हैं, जो मूल या बुनियादी ढांचा है, वो चेंज नहीं होगा किसी भी सेंस में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए भारतीय जो इसमें एसेशन दिया होगा वो है, भारतीय नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो इसमें ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा, मतलब हाई कोर्ट को जो है ज़्यादा इसमें पावर्स हैं अगर अधिकारों के संरक्षण की बात करें तो, और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही पद्मादेश जारी कर सकता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ये आपको जिसने नहीं पढ़ा होगा कभी भी उसको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, एसेशन सही है और बिल्कुल रीज़न जो है इसकी व्याख्या करता है। क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के मामले में हाई कोर्ट्स को जो है ज़्यादा पावर मिली है एक तरीके से। देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, उसमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही वो रिट जारी कर सकता है, सिर्फ रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। जबकि जो अनुच्छेद 226 है, जो आर्टिकल 26 है, उसके तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों को के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो इस सेंस में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास में ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। तो आप इसको याद रखेंगे। इसका जो आंसर रहेगा 17 का ए आंसर रहेगा। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, रीज़न जो है एसेशन का सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। तो देखिए ईमेल अटैचमेंट एक ऐसा बेसिकली क्या है, दूसरे प्रोग्राम का एक ऐसा अलग डॉक्यूमेंट है जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। तो देखिए दूसरे प्रोग्राम से मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरे प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट फाइल है या वर्ड फाइल है या एक्सेल फाइल है या मान लीजिए कोई पीडीएफ फाइल है, इमेज है, तो ये दूसरे प्रोग्राम से, दूसरे फॉर्मेट से रिलेटेड है ये, और इसको क्या करते हैं हम ईमेल के साथ में अटैच करके भेज देते हैं इन फाइल्स को। तो इसमें जो आप वर्ड फाइल भेज सकते हैं, पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं, इमेज फाइल भेज सकते हैं, और इस तरीके की फाइल जो है आप भेज सकते हैं। तो इसको ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा बी। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है,
तो गरीबी निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछला जो टेस्ट था, कि कई सारे मेथड्स होते हैं और मेन मेथड क्या था, वो मेन मेथड क्या था, एक तो कैलोरी से नापते हैं, दूसरा जो है प्रति व्यक्ति या प्रति फैमिली जो कंजम्पशन कॉस्ट होती है उससे नापा जाता है। तो देखिए ये और भी कई सारे तरीके हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो 19 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा साक्षरता। लिटरेसी के बेसिस पे जो है, लिटरेसी के बेसिस पे गरीबी वगैरह हमारे देश में नहीं नापी जाती है। अन्य देशों में इस तरीके का प्रावधान है, एजुकेशन के लेवल से भी वहाँ पे गरीबी नापी जाती है। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे प्रति व्यक्ति औसत आय जो पर पर्सन एवरेज इनकम है उससे नापा जाता है। भोजन की कैलोरी से नापा जाता है। भोजन की कैलोरी जो है आपकी, अगर नीति आयोग के अनुसार अगर आपकी ग्रामीण क्षेत्र में 2400 से कम है तो आप जो है गरीब हैं, 2100 से कम है उसमें अर्बन एरिया में तो आप गरीबी रेखा से नीचे आएंगे। और देखिए एक है HCR, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। SCR होता है हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो होता है बेसिकली। तो ये भी एक तरीके की पद्धति है, एक तरीके की जो है टेक्निक है जिससे गरीबी रेखा के नीचे वाली चीज़ जो है नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। तो देखिए शोध में अगर रिसर्च में क्या है, विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है, तो इससे क्या है कि वह गुणवत्ता है, ये अगर है उसमें रिलायबिलिटी है किसी भी रिसर्च में तो ये क्या प्रदान करेगी, तो ये बेसिकली प्रदान करती है आवृत्ति परकता और परिशुद्धता। तो देखिए आवृत्ति परकता, इसका जो मुझे इंग्लिश अनुवाद मिला है, आप जो भी हिंदी मीडियम वाले व्यक्ति होंगे अगर या इंग्लिश मीडियम वाला व्यक्ति जिसको पता हो कि मैं जो हूँ अगर सही बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अगर गलत मैंने बोला है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देंगे। तो देखिए आवृत्ति परकता जो मुझे मिला है वो बेसिकली क्या है, कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। और परिशुद्धता का मतलब है प्रिसीजन, प्रिसीजन जो होता है वो आपकी रिसर्च में होना चाहिए। तो देखिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने फर्स्ट चैप्टर कोई और कर दिया, दूसरा चैप्टर जो है उससे मेल खा ही नहीं रहा, कंसिस्टेंट है ही नहीं है, तो वो बेसिकली रिलायबल सोर्स नहीं रहेगा। तो विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बढ़ानी है तो आपके बेसिकली क्या होना चाहिए, आवृत्ति परकता और परिशुद्धि होती है जिसमें भी रिलायबिलिटी होती है। जिस शोध में भी रिलायबिलिटी होगी तो इस तरीके की विशेषताएं रहेंगी उसमें। अब देखिए रिलायबिलिटी के बारे में और मैं थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि इसमें अगर आप इसमें ये टेस्टिंग होती है, एक तरीके से आपकी रिसर्च की टेस्टिंग होती है, प्लेजरिज्म चेक होता है उसमें। आपके जो एरर्स हैं जितने कम होंगे उतनी ही रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। आपके जो सोर्सेज रहेंगे प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, उसमें जितनी कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपकी रिलायबिलिटी रिसर्च पे ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए जो है आपका टेस्ट स्कोर जो है आपके जो भी मानकों पे आपकी जो रिसर्च है वो खरी उतरती है तो उस पर रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मेरी जो ट्रांसलेशन है थोड़ा सा गलत है तो आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे कमेंट में, अगर सही है तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। तो देखिए शिक्षक के कार्यों, जो टीचर के कार्य हैं उसका बेसिकली वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है। तो इसकी एक पद्धति, इसकी एक क्या है बेसिकली सिस्टम है पूरा, और इस सिस्टम को कहा जाता है FIACS। ये जो है FIACS आपने कभी सुना होगा ये ज़रूर, FIACS, अगर आप टीचिंग लाइन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो FIACS। अब देखिए FIACS की फुल फॉर्म में बता देता हूँ। F फॉर क्या होता है, फ्लैंडर्स होता है, FLANDRES, फ्लैंडर्स, क्योंकि फ्लैंडर जो है इन्होंने इसकी जो है शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी। और फिर FI से क्या होगा, I से होगा इंटरेक्शन, A से होगा एनालिसिस, और C से होगा कैटेगरीज, और S से होगा सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम। इसकी जो नींव रखी गई थी ये लिखी गई थी डॉक्टर NEDA फ्लैंडर द्वारा। तो ये इसके जो थे एक तरीके से इन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। और इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रणाली में शिक्षक के जो मौखिक व्यवहार है, केवल मौखिक व्यवहार, वर्बल बिहेवियर जो है उसको नापा जाता है कि वो बोल किस तरीके से रहा है, क्या क्या बोल रहा है, उसके व्यवहार के वर्बल व्यवहार पे उसको क्या किया जाता है, तो मौखिक व्यवहार के ऊपर ही इसको नापा जाता है। और देखिए 10 कैटेगरीज पे किसी भी शिक्षक को तोला जाता है। तो इसको जो है एक क्या है, एक अच्छी, इसको क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की टेक्निक है शिक्षक के। क्वेश्चन नंबर 22 है, ALU परिचालन संपन्न करता है। तो देखिए ALU जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये क्या संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है।
तो बेसिकली जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ALU CPU अर्थात केंद्रीय जो प्रोसेसिंग यूनिट है का भाग होता है और ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन संपन्न करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा बेसिकली क्या रहेगा, वो रहेगा अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, तो उसको ये संपन्न करता है। तो आंसर रहेगा डी। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए इनपुट डिवाइस की बात इसमें हो रही है। इनपुट आउटपुट के ऊपर आप थोड़ा सा देख लेंगे, वैसे तो जो ये हमारे टेस्ट चल रहे हैं इससे आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें जो है बाहर नहीं जाएंगी। बाकी इसके अलावा भी आप नेट वगैरह किसी बुक से भी जो सारी इनपुट डिवाइसेज हैं आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको एक बार कर लेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा, देखिए इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क जो है स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर जो है बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक जो है क्या है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो देखिए आप गेम वगैरह जो भी खेलते हैं उनको पता होगा, ये एक ट्रैक बॉल की तरह काम करती हैं। आप इसको घुमाते हैं तो उसी तरीके से ये साइमुलेशन होता है, या इधर उधर जो भी आपको घुमाना होता है तो ये घूम जाती है। तो आपने जॉयस्टिक देखी भी होगी। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये बेसिकली प्रयोगकर्ता का नाम होता है, यूज़र नेम होता है और डोमेन का नाम होता है, तो जीमेल होता है और इसके बीच में @ लग जाता है। तो आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? आप इसको टिक कर लेंगे। तो देखिए अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है किस जिले में किया गया था? तो ये बेसिकली रामपुर में किया गया था और रामपुर की एक जगह पड़ती है, रामपुर उत्तर प्रदेश का एक, रामपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है और उसके पटवई में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ये इसका उद्घाटन किया गया है अमृत सरोवर का। इसमें जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन था कौन नहीं था, बस इतना याद रखें कि अमृत सरोवर रामपुर से जो है रिलेटेड है। हद से हद जो है एग्जामिनर ने पूछ लिया तो वो जगह पूछ लेगा, पटवई आप याद रखेंगे। और ये देखिए 75वें अमृत सरोवर के निर्माण के कार्य इसके तहत इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में 5 नॉर्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो है स्थायी परमानेंट सदस्य का समर्थन किया है। तो ये देश कौन कौन से हैं? देखिए परमानेंट सदस्य कितने हैं? अच्छा चलिए आप ये बताएंगे कि परमानेंट सदस्य कितने हैं UN जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में, और जो अस्थाई सदस्य हैं वो कितने हैं? तो आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, ये देखिए नॉर्डिक देश की बात हो रही है, 5 नॉर्डिक देश कौन से हैं? तो ये हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। तो ये 5 देश हैं जिसने भारत की स्थायी सदस्यता की बात की है। स्थायी सदस्यता में मैं आपको बता देता हूँ, चाइना है और आपका USA है और इंग्लैंड है। बाकी आप देखिए 2 और बताएंगे और कितने नंबर हैं वो आप बताएंगे, मैं सारा नहीं बताऊँगा आपको। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल होता है ना जो अस्थायी सदस्य का, उसमें इक्वाडोर, जापान और माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड को चुना गया है। बाकी देखिए जो नॉर्डिक देश हैं, नॉर्डिक देश बेसिकली उनको कहा जाता है, जो ये एक ना समूह है 5 देशों का, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन, जो ऊपर की तरफ जो है बेसिकली आपको मिलेंगे। तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं मैप पे। वो अप्रैल 2022 में संपन्न ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो देखिए ये एक तरीके से पिछली टेस्ट में भी हमने किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये खिताब जो जीता गया था ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया था। इसमें इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। 12वां जो है संस्करण है, 12वां जो है संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन, कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों का अधिगम को बढ़ाना। तो विद्यार्थियों की जो लर्निंग कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है। कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन ये नहीं कि भाई आपने जो है इवैल्यूएट तो किया, इवैल्यूएट का मतलब बेसिकली आपने परीक्षा ली गई और आपने बच्चे के नंबर कम आ गए तो उसको जो है मारना पीटना शुरू कर दिया, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं। एक तरीके से पहले जो बच्चे थे उनके लिए तो कंस्ट्रक्टिव का ही काम करता था, लेकिन आज के बच्चे जो हैं थोड़ा सा नेचर वगैरह चेंज हो गई उनकी, तो ये कंस्ट्रक्टिव की तरह काम नहीं करेगा। आज जो है इस तरीके से इवैल्यूएशन करना है कि वो बेसिकली आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं और अपने जो उनके व्यवहार है, जो उनकी जो है वैल्यू सिस्टम है, उन सब में क्या हो, बढ़ोतरी हो,
तो इस तरीके के इवैल्यूएशन सिस्टम को कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है व्यवहार वगैरह सब चीज़ों में क्या होता है, कार्यशीलता आती है, उसमें एंथुसियाज्म बढ़ता है और एक तरीके से मोटिवेशन आता है, आगे जो है कई सारी चीज़ें करने के लिए जो है बच्चा मोटिवेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन से होता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर आपने जो है डेटा कलेक्शन कर रहे हो, आप प्रदत्त संकलन कर रहे हो, डेटा कलेक्शन कर रहे हो, उस दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं के अभिवृत्तियों मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन में परिवर्तन आ गया। दो आप मान लीजिए एक तरीके से क्या कर रहे हो, सर्वे ही कर रहे हो और दो जो अभिव्यक्ति जो हैं, जो उत्तरदाता हैं, उनमें अंतर आ गया, उनके एक्सप्रेशन में अंतर आ गया, तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो उस परिवर्तन को कहा जाता है प्रतिगमन प्रभाव। प्रतिगमन प्रभाव उसको कहा जाता है। रिग्रेशन उसको बोला जाता है इंग्लिश में रिग्रेशन इफेक्ट। रिग्रेशन इफेक्ट जो है किसी वजह से भी आ सकता है। कोई मान लीजिए कोई वो एक तरीके से कोई भी जो है इंटरव्यू दे रहा है, आपको डेटा दे रहा है, तो वो उसको चेंज कर सकता है, तो इसको रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन के देखिए दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मल्टीफेसेट या वर्सेटाइल रिग्रेशन और एक होता है कर्वी लीनियर रिग्रेशन। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको जो है ये पता होना चाहिए कि रिग्रेशन क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा और गूगल कर लेंगे। 30वां क्वेश्चन है, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है। तो देखिए अवधारणात्मक रूपरेखा बेसिकली एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर जिसमें कि कोई भी रिसर्च जो है आयोजित की जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन, शोध अभिकल्प कहा जाता है उसको। तो शोध अभिकल्प बेसिकली क्या होता है, एक रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप इस तरीके से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हो। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमें इंट्रोडक्शन देना है, फिर क्या करना है, बेसिकली हमें बताना है कि हमने कौन कौन से टेक्स्ट पढ़े, आपको प्रॉब्लम्स बतानी है। तो एक डिज़ाइन है ये नहीं कि आपने पहले कंक्लूजन लिख दिया, लास्ट में आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। तो ये रिसर्च डिज़ाइन के कुछ नियम होते हैं और रिसर्च के भी कुछ नियम होते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर रहेगा शोध अभिकल्प रहेगा। तो इसी के साथ में देखिए हमारे क्वेश्चन जो हैं इस टेस्ट के ख़त्म होते हैं। और हमेशा की तरह मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि कोई भी ज़रूरतमंद है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको भेजिए। ज़रूरतमंद का मतलब ये है कि कोई एग्ज़ाम दे रहा है, उसको आपको लगता है कि इन क्वेश्चन से उसको फ़ायदा होगा, तो आप उसको ज़रूर शेयर किया कीजिए। और आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। इसी के साथ में दोस्तों तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।